अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ हैं अली द किंग ख़ान। अगर हम ये कहें कि अली भाई पाकिस्तान में नंबर 1 है तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर हम बात करें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की तो अली भाई ने काफ़ी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से ज़्यादातर में इन्होंने टॉप की पोजीशंस भी सिक्योर की हैं। इसके अलावा अगर हम विद इन पाकिस्तान बात करें तो अली भाई और बाकी के तमाम रेसलर्स में काफ़ी एक कह लें कि डिफरेंस नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक एंड स्ट्रेंथ। तो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं वो हम जानते हैं अली भाई से। थैंक यू मतीन। मेरा ख्याल है मैं 3 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा जो इम्पॉर्टेंट है आर्म रेसलिंग में, और मेरा ख्याल है वो हर लेवल के एथलीट पे अप्लाई होती हैं, चाहे आप बेसिक हो, एडवांस हो, किसी भी लेवल पे हो। जो पहली चीज़ है इसमें ज़रूरी है कि अब आपने क्योंकि बात किया स्पेसिफिकली कि और आपने जिक्र किया था कि आप अपना जिक्र करें कि आप क्या समझते हैं और आपकी क्या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस रही हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है मेरा ख्याल जो आपकी जो टीम है जिसके साथ आपने ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि आर्म रेसलिंग इन द एंड एक स्पोर्ट है जो आपने टेबल पे आके खेलनी है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन द एंड वो सारे कन्वर्ट होकर टेबल पे जो आप कर रहे हैं उसमें मैटर करते हैं। तो जो आपकी टीम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मेरा ख्याल है जो इनिशियल फेजेस थे मेरे करियर के, उसमें जो हमारी मॉडल टाउन में हमारी ट्रेनिंग थी और उसमें इतने डिफरेंट लोग आया करते थे और हर वीक हम कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करते थे, उससे हमें बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है बेस के वक्त कि हमने अपनी जो रेलिवेंट स्ट्रेंथ थी वो फॉर आर्म रेसलिंग वो टेबल पे डेवलप काफ़ी की थी, क्योंकि तब हमें इतनी आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज का नहीं पता था। तो हम जिम में तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं करते थे, लेकिन कम से कम जब हम टेबल पे जाते थे तो वही हमारी स्ट्रेंथ भी वहाँ डेवलप होती थी। और इसी तरह जब आप बहुत सारी इतनी बड़ी जब आपकी टीम हो और इतने डाइवर्स लोग आए तो फिर आपको ये भी एडवांटेज होता है कि आपको बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स देखने को मिलती हैं, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हाथ पकड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने आर्म रेसलिंग की अपनी टेक्निक जो है उसकी बेसिस जो है बहुत अच्छी डेवलप करनी है। और इसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो मुझे आया जो जब मैं सऊदीया वगैरह मूव हुआ जहाँ मुझे इतनी कोई टीम नहीं मिली, तो उस वजह से मेरी जो टेक्निक की डेवलपमेंट थी और स्ट्रेंथ की भी आर्म रेसलिंग की स्पेसिफिक डेवलपमेंट थी वो काफ़ी रुक गई। तो इसलिए मैं बड़ा क्लियर डिफरेंस देख सकता था इन 2 पीरियड्स में। दूसरा जो मैं इसमें कहूँगा कि कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट हो और आर्म रेसलिंग के लिए शायद इवन ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे आपके मसल्स यूज़ होते हैं और उनकी प्रोफिशेंसी डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। ख़ासतौर पर अगर आप नेचुरल एथलीट हैं आपको ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो छोटे मसल आपके कोई क्विक डेवलप नहीं होंगे। तो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी ट्रेनिंग करें, और यही चीज़ मेरा ख्याल है मैंने किया। जब मेरे पास पार्टनर्स थे तब एटलीस्ट मैं टेबल ट्रेनिंग बहुत करता था, जब पार्टनर्स नहीं होते तब भी मेरा सारा जो फोकस, खासतौर पर जब मैं सऊदीया चला गया हूँ वहाँ सारा फोकस मेरा आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग पे था, तब मैं फिर आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज की तरफ लग गया। तो दूसरी मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेनिंग। चाहे आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो कंसिस्टेंटली करें, ओवर द ईयर्स करें, तो फिर मेरा ख्याल है कोई भी एथलीट जो है वो अच्छा हो सकता है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग आपका जो ट्रेनिंग पैटर्न है कि आप कौन सा ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, कि मतलब आप जो बेस वीक्स हैं उसमें किस परसेंटेज के हिसाब से आप लिफ्ट करते हैं और फिर उसको कैसे लेके चलते हैं अपने पीक वीक्स तक, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आप टेबल ट्रेनिंग पे। इसमें मैं अगेन अपनी मेरी बड़ी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर मैं अपनी बात करूंगा, लेकिन दूसरे जो भी हैं जिसकी अपनी सर्कमस्टांसेस हैं उसे अपना चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसे कैसे अडेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरा बड़ा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है कि मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि सऊदीया था तो और जॉब की वजह से, और क्योंकि वहाँ तो आर्म रेसलिंग कंपटीशन है नहीं, तो इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर पाता था। और जैसा मैंने कहा मेरे पास इतने कोई ज़्यादा ट्रेनिंग पार्टनर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे वहाँ कभी भी, तो मुझे मेजॉरिटी अपनी ट्रेनिंग जो थी वो फोकस था वेट लिफ्टिंग के इर्द गिर्द। ओवर द ईयर्स मैं कम से कम अपनी जो बेस स्ट्रेंथ है आर्म रेसलिंग की वो इंक्रीज़ करता रहा हूँ। तो उसमें जनरली मेरा जो मेन 2 बड़े कॉन्सेप्ट रहे हैं, किसी भी मैंने प्रोग्राम्स भी मैंने एक चीज़ जो मैं पीछे कहना भूल गया कि मैंने प्रोग्राम्स ओवर द ईयर्स बड़े डिफरेंट फॉलो किए हैं। मेरा ख्याल है ये भी इंपॉर्टेंट है हर एथलीट को देखने के लिए कि उस पर क्या कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग सूट करता है। तो वो मेरे पास क्योंकि एडवांटेज था कि कोई कंपटीशंस थे नहीं, तो मैं एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक कर सकता था डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ। लेकिन 2 चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी मेरी कंसिस्टेंट रही हैं हर तरह के प्रोग्राम में, रिगार्डलेस ऑफ वो मैंने किस तरह स्ट्रक्चर किया हो। एक रही है कि मेरा जो जिन्हें आप कह लें ऑल दो कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन जो ऑफ सीज़न मैं उसे तो नहीं कहूँगा, अब ये कह लें जो प्रेपरेटरी सा फेज़ मेरा रहता था उसमें मैंने जनरली अपने परसेंटेजेस वेरी करता हूँ 70 to 85 के इर्द गिर्द, और वो फिर ऊपर को जाते हैं विद द प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन मैंने कितना लंबा अपना साइकिल बनाया है। ऑल दो उसमें मैं खुद साइकिल बना लेता हूँ कंसिडरिंग जैसे मेरा कोई टूर्नामेंट है वो होता तो कुछ नहीं है। और फिर लेकिन
एक और चीज़ जो मैंने इसके साथ कंसिस्टेंट रखी है, आई थिंक विच इज़ प्रीटी मच लाइक जो वेस्ट साइड बारबल का कॉन्सेप्ट है, कि मैं अपने जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ उस फेज़ में डेवलप कर रहा हूँ, अगर किसी स्पेसिफिक एंगल्स की, तो उसमें मैं एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइजेस को जनरली 90% से अबव पे ट्रेन करता रहता था। तो ये दोनों चीज़ें टिपिकली कंबाइन होती थी। अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम जैसे मैंने कहा, टिपिकल परसेंटेजेस मेरे 70 से 85% जाते थे नॉर्मल एक्सरसाइजेज में, और एक जो मेरी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के फोकस की होती थी उनमें मेरे परसेंटेजेस 90 to 100 तक जाते थे ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 months। वो अब डिपेंड करता था। तो ये मेरा जनरल रहा है, और फिर वो ड्यूरिंग 2 to 3 months, वो 3-4 वीक्स कुछ और होता है, उसमें ज़रा वो फिर बिल्ड होता है आपका परसेंटेज, वो आप फिर पूरी प्रोग्रामिंग की बात करने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ जो मैंने मोर रिसेंटली शुरू की है, जिस पे मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि आपका जो वेट लिफ्टिंग के प्रोग्राम में हम वो ये भूल जाते हैं, आर्म रेसलिंग में कई कंपोनेंट्स हैं। हमारे टेबल में स्ट्रेंथ एक चीज़ है, लेकिन आपका इसमें एक मेजर कंपोनेंट है जो आपने स्ट्रेंथ स्पीड डेवलप करनी है, कि आप स्ट्रेंथ कितनी तेज़ी से अपनी अप्लाई कर सकते हैं, और स्पीड स्ट्रेंथ जो आपने डेवलप करनी है कि आप स्पीड कितनी स्ट्रेंथ के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं वो भी कुछ फेजेस अब लाया हूँ अपने उसमें भी ये होता है कि शुरू के पीरियड में फ्रॉम 50 टू, उसमें मेरा जनरली परसेंटेज 50 to 60% होते हैं। उसमें भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं जो बड़ी अडेप्टेबल होती हैं उन एरियाज़ के लिए आर्म रेसलिंग की जिसमें मुझे स्पीड चाहिए, वो भी प्रोग्राम के साथ ऊपर जाती हैं। ऑल्दो जैसे जैसे मैं टूर्नामेंट के करीब जाता हूँ, क्योंकि टेपर ऑफ हो रहा होता है स्ट्रेंथ का फेज़, तो स्पीड पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देता हूँ। तो ये भी एक चीज़, साथ 3-4 चीज़ें, तो एक स्पीड का, उसमें साथ अब एक और चीज़ जो मुझे इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, जो मैं सोच रहा था जब कंपटीशन को आया, वो एंड्योरेंस का फैक्टर है। कुछ स्पेसिफिक मसल्स में जो मुझे आइडिया होता है, मेरे खास तौर पे टूर्नामेंट फॉर्मेट में डबल एलिमिनेशन में जहाँ 1 मिनट की ब्रेक है, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आपको वहाँ टफ कंपेटिटिव मिलेगा, आप थक जाएंगे, तो वहाँ पर आपने एंड्योरेंस का एक फेज़ भी बनाना है, जो मोस्ट लाइकली मैं अपने, वो मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन लास्ट 4 वीक्स में मोस्ट लाइकली इंट्रोड्यूस करूँगा। तो लेकिन बेस मेरा ख्याल है, यूँ समझ लें कि मेरा जनरल प्रोग्रामिंग रही है वो इन परसेंटेजेस के इर्द गिर्द रही है, और यही ऊपर नीचे होते हैं। और ये कोई मतलब कि इसको कोई नाम भी है, जैसे बुल्गारियन स्टाइल होता है, रशियन स्टाइल? मैं आपको कहूँगा कि मेरा जो सबसे ज़्यादा अडेप्ट मैंने किया ना, मेरी आम, अगर मैं इसको कोई नाम दूँ, ऑल्दो मैंने कोई एक स्पेसिफिक नहीं पिक किया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे जो प्रिंसिपल्स आए हैं ना, मेजर प्रिंसिपल्स, वो आए हैं वेस्ट साइड बारबल से। मैं क्योंकि मेजॉरिटी, लेकिन उसको मैंने अडेप्ट किया आर्म रेसलिंग के लिए। मेजॉरिटी को मेरी पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग का सारा मेथड वो था 10-11 साल पहले, तो जब मैं आर्म रेसलिंग में भी आया तो मैंने अडेप्ट उसी तरह किया। अब वेस्ट साइड बारबल में जो आपका उसका नुकसान ये होता है, क्योंकि उसमें पीक वीक्स जो आपके होते हैं, पीक वीक्स मैं उन्हें नहीं कहूँगा, क्योंकि पीक तो हमारे वीक्स वही होते हैं जब हमने कंपटीशन करना है, जो एंड के वीक्स हैं ऑलमोस्ट, उनसे 2-3 वीक्स पहले समझ लें, फिर आप थोड़ा सा रिकवरी कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे जो 90 to 100% की रेंज है ना, ये ऑलमोस्ट हम हर वीक में किसी एक एक्सरसाइज में ट्रेन कर रहे होते हैं। जैसे आप अंदाज़ा कर लेंगे, जैसे टॉड ट्रेनिंग करता है कि हर वो वीक में करता है, और ये टिपिकली आप अगर आप इसे ईस्टर्न यूरोप की साइड पे देखें तो मोस्ट क्लोजली मेरा ख्याल है ये बुल्गेरियन स्टाइल के होगा, क्योंकि वो लोग भी अबव 85%, अबव 90% वीक इन वीक आउट ट्रेनिंग करते हैं। तो रशियन के उतना करीब नहीं है। ये अडेप्ट जो मैंने खुद अडेप्ट किया था वो था वेस्ट साइड बारबल की अडेप्ट किया था मैंने, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बुल्गेरियन मेथड भी बहुत क्लोज है इससे, ऑल्दो उसके में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बुल्गेरियन में, मेरे में शायद वॉल्यूम इतना नहीं था, वो मेरे में इतना नहीं है। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है, एज नेचुरल एथलीट आपको क्या होगा, और इसका नुकसान भी मैं साथ बता देता हूँ, जो मैंने चेंज किया बाय द वे। ये मेरा शुरू का मेथड है, अब मैं उस तरह नहीं करता, मैंने थोड़ा सा उसको 100% से, जो मेरे 90 to 100 थे वो परसेंटेजेस मैंने अब वेरी करने शुरू कर दिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आप अगर नेचुरल एथलीट हैं आपके जॉइंट ख़त्म हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स वीक इन वीक आउट 90 to 100% नहीं ले सकते, और इसीलिए मेरी ये सारी जो इंजरीज़ हैं, कैल्सिफिकेशन है, ये डेवलप हो जाती है। इसका मतलब है कि आप 10 ईयर में अपनी कोई अच्छे एथलीट नहीं बन पाएंगे, आप एक इंजर्ड एथलीट बन जाएंगे। तो अब मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो डिफरेंट है, उसमें मैं 100% पे जाता हूँ अराउंड, या 95% अबव पे जाता हूँ आफ्टर अराउंड 4 वीक्स। जो तो यूँ समझ लें मेरी 4 वीक्स बाद एक पीक होती है मिनी, फिर 4 वीक्स बाद एक मिनी पीक होती है। अगर टूर्नामेंट है तो मेरी मैक्सिमम पीक होनी होती है टिपिकली आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन उसमें मिनी पीक्स मेरी आती रहती हैं। ये मेरा मोर रिसेंट प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे जॉइंट नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर कोई बंदा है जिसके कर सकते हैं तो मैं भी यही समझता हूँ कि वो ये ट्राई करे 95% अबव एटलीस्ट 1 एक्सरसाइज विद जो अदर दूसरी जो उसमें 7 एक्सरसाइज हैं उनके परसेंटेजेस डिफर करते हैं। वो 75 पे हम शुरू करते हैं और वो ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने कहा अराउंड 85% तक जाते हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज जो मेजर आपकी वीकनेस डेवलप कर रही है उस साइकिल में, क्योंकि आप कई वीकनेसेस नहीं डेवलप कर सकते, वो ईयर का प्रोग्राम आपका होता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक टूर्नामेंट के लिए कि जो मैंने मेजर कुछ चीज़ टारगेट करनी है।
तो यूँ कह लें, मेरा ख्याल है आंसर पे ये है कि वेस्ट साइड और बुल्गारियन का हाइब्रिड यूँ मैं कह सकता हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी रिगार्डिंग इसी ट्रेनिंग पैटर्न से ही है कि आप जो ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसके बाद जो आप टेबल पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग टेबल पे जब खड़े होते हैं टेबल ट्रेनिंग के नाम पे वो डायरेक्ट पंजे स्टार्ट कर देते हैं, वो ईगो पे ले लेते हैं, वो फिर पंजे स्टार्ट कर देते हैं। आप थोड़ा सा ये भी गाइड कर दें कि हमें उस जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं उसको हमने टेबल पे कैसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए टेबल ट्रेनिंग भी जो है ना, इसको भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक कंपोनेंट समझता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपको इन द एंड आर्म रेसलिंग टेबल पे करनी है, आपने वेट रूम में वेटों के साथ नहीं करनी। और आपकी मेरी नज़र में तो अब टेबल को मैं कई तरह देखता हूँ। एक तो मैं इसको, और वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे, स्किल को बिल्ड करने का। स्पोर्ट्स स्किल आपने बिल्ड करनी है। अगर आप स्पोर्ट्स स्किल अब बिल्ड कर रहे हैं तो फिर इट मीन्स कि आपने वो स्किल टेबल पे आएंगे, आप उस सेशन में अपनी वो स्पेसिफिक स्किल को ट्रेन करेंगे कि मैं जो भी स्किल डेवलप कर रहा हूँ वो हर बंदे पे वेरी करता है, लेकिन आपका फोकस ये होगा कि मैं कोई स्पेसिफिक स्किल आज ट्रेन करने आया हूँ और मैंने अगला घंटा जो ट्रेनिंग करनी है स्किल ट्रेनिंग करनी है। दूसरा जो मैं इसमें देखता हूँ, आपकी टेबल की ट्रेनिंग जिस तरह वो एम्बेड होती है जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उसमें एक फैक्टर आता है कि आप उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं स्पेसिफिक। जो आपने वेटों से स्ट्रेंथ बिल्ड की है उसमें मसल की कोऑर्डिनेशन फ़र्क होती है। जब आप टेबल पे आते हैं मसल की कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली डिफरेंट होती है। तो आपने टेबल पे आके जो आपने वेट लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ गेन की है डिफरेंट अपने एंगल्स की, उस सारे को कोऑर्डिनेट करके अपनी बॉडी को यूज टू करना है कि वो सारी टेबल पे वो स्ट्रेंथ लगा सके। एक वो टू सम एक्सटेंट दिस इज रिलेटेड टू स्किल, लेकिन ये प्योर स्किल नहीं है। ये है कि स्ट्रेंथ की कन्वर्जन ऑन द टेबल की ट्रेनिंग, फिर आप उस तरह ट्रेनिंग करते हैं और उन एंगल्स में करते हैं जो आप स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तीसरी मैं इसको एम्बेड इस तरह आप करते हैं, जो टिपिकली मैं भी ये करता हूँ कि आप स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ही टेबल से बिल्ड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं अपनी, और ये बहुत कॉमन होती है खासतौर पे अगर आपकी स्किल डेवलप हुई हुई है। फर्ज करें हमने एक 10-15 मिनट उसका, या मैं यूँ नहीं कहूँगा कि एम्बेड करने के भी मेथड सबके अपने होते हैं, मेरा अपना है, लेकिन एक सेशन फिर बड़ा स्पेसिफिक होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ जो है टेबल पे उन एंगल्स में रादर देन विद वेट्स के साथ आप टेबल पे बिल्ड कर रहे हो। ये मैं बहुत कॉमन करता हूँ कि अगर मेरा सेशन है कि आप टेबल पे आए हैं, अगर मैं अपनी टेक्निक नहीं ट्रेन कर रहा तो फिर मैं अपनी या रिस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, या मैं अपना इंड्योरेंस ट्रेन कर रहा हूँ, या मैं अपना साइड प्रेशर उस पर ट्रेन कर रहा हूँ। और उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को इस पोजीशन में लाएं कि आपकी उसमें स्ट्रेंथ लगे। अगर आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं इस पोजीशंस में लग रही, या आप अपने आप को इतना कंट्रोल टाइट करके सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर आपकी वो डेवलप नहीं होगी। क्योंकि आप अपनी वीकनेस या अपने, क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्ड करने का बेसिक्स यही है, जैसे मैंने कहा 75% से अबव जोन लगना चाहिए। वो अगर आपका नहीं लग रहा तो आपका कुछ भी नहीं बिल्ड हो रहा, फिर आप स्किल ट्रेनिंग पे चले गए हैं। तो उस चीज़ पे आपको वो भी उस तरह भी करते हैं। जब आप ये, फिर इसके बाद आखिरी फिर ये है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं बड़ी स्पेसिफिकली फॉर द टूर्नामेंट, उसमें फिर आप जाके प्रॉपर मैचेस के स्टाइल से करते हैं। आप स्पीड अपनी रेडी गोस ट्रेन करते हैं, और वो भी एक ट्रेनिंग के फेज़ में कहीं ना कहीं आती है। अब ये डिफरेंट मेथड्स हैं। अब आप जब टेबल पे आए आपके जहन में बस ये क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ अपनी आर्म रेसलिंग इंप्रूव करने आया हूँ, और अगर मैं आर्म रेसलिंग अपनी इंप्रूव करने आया हूँ तो मैंने आज क्या चीज़ ट्रेन करनी है, और वो मेरे पूरे प्रोग्राम में किस तरह बिल्ड हुई हुई है। अगर आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पहले ही स्ट्रेंथ पे बेस्ड है और आपके जॉइंट्स पहले ही थके हुए हैं, तो फिर स्टुपिडिटी होगी कि आप टेबल पे आएँ और अपनी 100% लगाएं। फिर होगा कि आप अपना फोकस करें कि स्किल पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एनीवे ये सारा फिर, लेकिन ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके टेबल पे। आप बस फोकस कर लें कि मैं जब भी टेबल पे आ रहा हूँ क्या चीज़ ट्रेन कर रहा हूँ, और उसको आप फिर अपने लार्जर प्रोग्राम में एम्बेड करके ट्रेन करें। वो फिर मैं इसको यूँ देखता हूँ। तो मेरा ख्याल है यूँ ही लोगों को देखना चाहिए, रादर देन अगर आप आके वहाँ सिर्फ जैसे आपने कहा ईगो की ट्रेनिंग करते हैं, तो वो भी एक मेथड है वो, लेकिन फिर है मेरी नज़र में सिर्फ मेथड, जैसे मैंने कहा कि आप मैचेस के लिए सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं मैच के उस फॉर्मेट में, उसकी आपकी स्किल परफेक्ट नहीं बनेगी, आपकी वीकनेसेस नहीं बनेगी क्योंकि आप वीकनेसेस ट्रेन नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ नहीं बनेगी क्योंकि आपका मकसद होगा बेस्ट स्ट्रेंथ में रह के दूसरे को हरा दें। तो फिर उसका भी एक रोल है, लेकिन उसको आप देख लेंगे कहाँ है। अगर आप हर दफ़ा ये कर रहे हैं तो फिर आप सोचेंगे प्रोग्राम में फिट कहाँ हो रही है। हर चीज़ का एक लॉजिक होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेस्ट एंड रिकवरी के रिलेटेड, कि अब ये सारा हमने ट्रेनिंग प्लान तो एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद हमने उस चीज़ को रेस्ट और रिकवरी के नज़रिए से किस तरह देखना है कि अगर हम अब पीक वीक्स में भी एंटर हुए हैं या बेस वीक्स में ही हम कितना डेज़ में गैप देंगे अगर हम ओवर ट्रेनिंग की तरफ हम ना जाएं, और अगर हमें कोई ज़्यादा कोई सेंसेशन या कोई इंजरी टाइप फील होती है, माइक्रो इंजरी, तो उस चीज़ को हमने कैसे टैकल करना है, ये जानते हैं अली भाई। यार इसमें मैं ये देखता हूँ, देखें जैसे मेरा ख्याल है पिछले भी क्वेश्चन में मैंने जवाब दिया कि मैंने अपनी ट्रेनिंग भी चेंज की है इस वजह से, क्योंकि इंजरीज आ गई हैं
और मेरा एक पूरा करियर है इंजरीज़ की वजह से जितना मुझे सेटबैक्स हुए हैं मैं अपनी ट्रेनिंग तो उससे तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि आपका ट्रेनिंग का फोकस मैंने पीछे भी किसी इंटरव्यू में कहा था, आपका ट्रेनिंग का फोकस होना चाहिए कि मैंने 5 से 10 साल में एक अच्छा एथलीट टॉप लेवल एथलीट बनना है। तो अगर आप 5 से 10 साल का अपना होराइज़न रख रहे हैं वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने का, तो फिर आप ट्रेनिंग भी इस तरह करेंगे कि इस 5 से 10 साल में मुझे इंजरीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंजरीज़ आ गई तो आपका साल तो ऐसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और वो इंजरी आपको थ्रू आउट द करियर सेटबैक्स देती रहेगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे मेजॉरिटी ट्रेनिंग लोग इस तरह देखते हैं जैसे 3 महीने बाद एक टूर्नामेंट है और मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी टूर्नामेंट है और इसमें मैंने बेस्ट शेप में जाना है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग मेथड फिर फ़र्क होगा। अगर वाकई आपको पता हो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी टूर्नामेंट है तो आप परवाह नहीं करेंगे कि मेरे जॉइंट्स उड़ जाएँ उस टूर्नामेंट के बाद, खैर है, तो आप रिस्क कितने बड़े बड़े लेंगे। लेकिन जब आपको पता होता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ एज अ एथलीट जो डेवलप होगा 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में, फिर आपको वो पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। और वर्ल्ड क्लास एथलीट इतनी देर में ही डेवलप होगा, खासतौर पर अगर नेचुरल है तो फिर तो भूल जाएंगे आप, कोई 3 साल 5 साल में कोई इतने हो जाएंगे। तो वो पर्सपेक्टिव उस हिसाब से फिर रिकवरी का बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाता है। अब रिकवरी का जो है ना, मैं चीज़ एक समझता हूँ कि अब मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि हमारे एथलीट्स ओवर ट्रेन यहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स वाले जो बहुत डेडिकेटेड एथलीट्स हैं वो इतनी ज़्यादा करते नहीं हैं कि वो ओवर ट्रेन हो सकें। तो एक तो ये चीज़ है कि कोई ये सोचे कि मैं ओवर ट्रेन हो रहा हूँ, बहुत रेयर है मेरी नज़र में। दूसरी चीज़ ये आ जाती है बिगिनर्स के लिए कि उन्हें दर्दें होती हैं, और मेरा ख्याल है एक बिगिनर को ये पता करना चलना कि उससे वो ओवर ट्रेन हो रहा है बड़ा मुश्किल होता है। वो बड़ी जल्दी लोग समझते हैं आज मैं थका हुआ हूँ तो शायद मैं ओवर ट्रेन हो गया हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इतनी कोई क्विक चीज़, खासतौर पे जो हमारे मेजॉरिटी एथलीट्स हैं वो यंग एज वाले। तो पहला तो मेरा मशवरा होगा कि अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं और अगर आप थके हुए भी फील कर रहे हैं, आइडियली करते रहें अनलेस आप इंटरमीडिएट या एडवांस्ड एथलीट हैं। क्योंकि अगर आप वो एथलीट हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी पेन या कौन सा दिन आपका वाकई इंजरी प्रोन है या कौन सी पेन वैसे ही आपकी डेवलपमेंट पेन है। तो पहले तो बिफोर मैं आंसर करूँ ये ना होना उसके बाद लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने शुरू हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अभी भी लोग उतनी इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हैं कि ओवर ट्रेन हो जाए। फिर अब मैं बात करूँगा कि इंटरमीडिएट और एडवांस्ड एथलीट हो, उसे अपनी रेगुलेशन जो ट्रेनिंग की खुद करनी पड़ती है, उसे अपनी बॉडी को सेंस करना पड़ता है, अपनी नींद देखनी पड़ती है, उससे वो समझ सकता है कि कब मैं ओवर ट्रेन हो रहा हूँ, किन एनवायरनमेंट में मैं ओवर ट्रेन हो जाता हूँ। अब उसके लिए फिर ज़रूरी ये होता है कि आपका एक प्रोग्राम तो होता है, लेकिन आप में इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपकी बॉडी आपको बताएगी कि कब आपने उस प्रोग्राम को अडेप्ट करना है, जब आप फील करें कि आप ओवर ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं या इंजरीज़ की तरफ जा रहे हैं। और फिर आपको उस प्रोग्राम को अडेप्ट करना, पहले फर्स्ट तो उसको अडेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है और आपको सेंस होनी चाहिए कि आप उसको अडेप्ट कर सकें विदाउट लूजिंग अपने गेंस वाइल गिविंग द टाइम, जो भी आपका दूसरा एरिया है कि वो हील हो जाए। अब हर केस में आपको रेस्ट कंप्लीट नहीं चाहिए होता, लेकिन आप कम अज़ कम ऑल्टर अपनी ट्रेनिंग की वॉल्यूम इंटेंसिटी कर देते हैं। दूसरी चीज़ें फिर वही हैं आपकी जनरल रिकवरी की। जो मेरा तजर्बा है कि आपके 3-4 चीज़ें आपकी बाजू में आर्म रेसलिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। एक है इनर एल्बो का, ये जो हमारा एरिया है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। अब इसमें मोडेलिटी ऑफ रिकवरी मेरा ख्याल है सबको पता है कि यार एक तो जनरल रिकवरी की है, यार हम सो क्या रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, वो मेरा ख्याल है सबको सेंस है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं रिकवरी में। तो मैं ज़रा स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों का अपनी बाजू में ख्याल रख लें। एक आपका ये इनर एल्बो है, एक आपका ये शोल्डर का जॉइंट है, ये जो भी आपके जॉइंट्स हैं ना जहाँ से बाजुएं जुड़ती हैं, और एक आपका रिस्ट का जॉइंट है। इन 3 को आप बस ऐसे ख्याल रखें जैसे बड़ी ये कोई आपकी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके ख्याल रखने के आपको मेरा ख्याल है वो सबको तरीके पता है, मुख्तलिफ लोगों का स्टाइल है, कोई आप मसाज कर लें। आप मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो है हमेशा जब मुझे इंजरीज क्योंकि बहुत रहती हैं या बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेन हो जाती है तो मैं अल्ट्रासाउंड पे बहुत रिलाई करता हूँ, वो मेथड्स हैं। बाकी लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसको वो करता है। एनीवे जिस तरह भी आप करते हैं, जो भी जनरल मेथड ऑफ आप रिकवरी करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले डिटरमिन कर लें किन चीज़ों का मैंने ख्याल रखना है। जब आपने उनका ख्याल रख लिया तो ट्रेनिंग में सेंस कर लेंगे कब आपकी वो चीज़ें जो हैं वो ख़तरे की तरफ जा रही हैं। जब वो जाएँ तो अपनी ट्रेनिंग ऑल्टर कर लें। कभी भी नुकसान आपको, ये बस मेरा तजर्बा ये है, ट्रेनिंग आप 3 महीने भी छोड़ दें, आपको वो नुकसान नहीं होगा जो आपको इंजरी हो गई तो नुकसान होगा, क्योंकि फिर आपकी ट्रेनिंग अगले 4 साल के लिए ख़राब रहेगी, आप वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग जो समझते हैं ना यार हमने 1 हफ़्ता ट्रेनिंग नहीं की, 1 हफ़्ता कुछ भी नहीं होता, 3 महीने भी कुछ भी नहीं होते, साल भी कुछ भी नहीं होता एथलीट के लिए। आप फ़ौरन वापस 2-3 महीने में बाउंस बैक कर जाते हैं। तो इससे ना घबराएं, अपनी इन 3 एरियाज़ का बहुत ख्याल रखें।
बाकी अपनी जनरल जो लोगों को सबको पता है रिकवरी के मेथड्स, वो इन चीज़ों पे ज़रूर अप्लाई करें। इस तरह इसको मैं कहूँगा अप्रोच करें, ख़ासतौर पे एडवांस्ड एथलीट और इंटरमीडिएट, क्योंकि वो ज़्यादा खतरे में होते हैं। बिगिनर जनरली इतने नहीं होते, लेकिन ये जो 3 जॉइंट्स मैंने कहे हैं मेरा ख्याल है वो सबको ही देखना चाहिए कि ये आपके सोना है ये हमारे लिए, ये तीनों जॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे आपने बात की रिकवरी के लिहाज से ही, तो उसमें सप्लीमेंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो आप बता दें कि आप कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, या उसके अलावा एक आम रेसलर को नेसेसिटी है जो वो उनको यूज़ करने ही चाहिए, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक बता। देखिए मेरा पर्सनल जो रहा है ना, मैंने चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जो भी कोई कह रहा होता है ये काम करती है लेके देख लेता हूँ। ऑल्दो मैं किसी भी सप्लीमेंट को कोई ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई ड्रास्टिक कुछ पता चलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपकी रिकवरी फ़र्ज़ करें अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप 10 है तो सप्लीमेंट आपको 8 स्टेज की रिकवरी दे देगा। मेरी नज़र में सप्लीमेंट आपको 2 पॉइंट की रिकवरी देगा और दैट्स इट। तो मैं सप्लीमेंट को बहुत हाई रैंक नहीं करता पर्सनली। मैं यूज़ भी अगर कर रहा हूँ इसलिए कर लेता हूँ कि मेरे जहन में क्या प्लेसिबो है, शायद वो 1 की भी मिल जाए। आपको एज चाहिए ना किसी भी लेवल पे, इतनी सी एज भी शायद आपको फ़ायदा देते। अगर आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा आप ज़रूर ट्राई करें। एक तो जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर ये कोलेजन है जो मैं लेता हूँ वो आप ले लें, वो होपफुली लॉन्ग टर्म में आपके टेंडन्स के लिए अच्छी होगी। तो शायद अगर आप शुरू से लें, शायद लॉन्ग टर्म करियर में आपको फ़ायदा दे। मैंने काफ़ी देर से स्टार्ट किया, वो रिसेंटली लास्ट 2 years से ली है, या 3 years हो गए होंगे, उससे पहले मैंने नहीं कभी ली थी वो। लेकिन शायद वो कोई शुरू से ले रहा हो तो उसके टेंडन्स हेल्दी रहें, तो वो एक ज़रूर ट्राई करें लोग जो है नए। दूसरा जो आपके बेसिक बड़े मशहूर जॉइंट्स के सप्लीमेंट्स हैं उससे बहुत लोग, मैंने भी वो ट्राई किए हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं कुछ कह सकता कि वो कितनी आपको फ़ायदा देंगे मेरा ख्याल है, लेकिन फिर भी इट्स वर्थ एक्सपेरिमेंटिंग। दुनिया उनका बहुत जिक्र करती है, ग्लूकोजामीन, MSM, HCl, ये जो 3-4 आपके मिक्सचर मिलता है, इसमें बस ये पढ़ लें आपके कितनी मिनिमम। मेरा ख्याल है सारे सप्लीमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और शायद मैं यहाँ निगलेक्ट चीज़ ज़रूर करता हूँ कि उनके लोगों ने मिनिमम डोजेजेस दिए होते हैं, आप कितना लें कि वो इम्पैक्टफुल हो, और मैं जनरली बहुत कम लेता हूँ। अगर आपने लिखा हुआ उस पर 5 गोलियाँ तो मैं लूँगा 2, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है 5 गोलियाँ खाना। लेकिन तो शायद, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपने वाकई सीरियस होकर इम्पैक्ट इन चीज़ों का देखना है तो एक क्वांटिटी उसकी मिनिमम जो साइंटिफिकली प्रूवन है किसी चीज़ को इम्पैक्ट करने के लिए, वो पढ़ लें, ज़रा थोड़ी सी रिसर्च कर लें और उतनी ज़रूर लें। लोग कई दफ़ा ऑफ द शेल्फ सप्लीमेंट ले लेते हैं, उनका सस्ता होता है लेकिन उसमें क्वांटिटी इतनी थोड़ी होती है जिसका इम्पैक्ट ज़ीरो होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हर सप्लीमेंट का एक मिनिमम डोज पे फ़ायदा है। तो एक ही आप MSM वगैरह ले लें, फ़िश ऑयल से बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, उस पर बहुत तारीफ़ उसकी करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी साइंटिफिकली एक एस्टेब्लिश्ड सी चीज़ है, तो वो भी बड़ा सेफ़ है कि आप ज़रूर लेके देखें। उसमें भी जैसे मैंने कहा मिनिमम क्वांटिटी ज़रूर नोट करें, और एज ए एथलीट जनरली लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, आप ये भी देखेंगे ना। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर के अपने रिस्क पे ज़्यादा क्वांटिटी लें, लेकिन अगर आपने वाकई इन चीज़ों में कोई है और ज़्यादा देखना चाहता है वो इसको देख लें। बाकी कुछ मेरा ख्याल है चीज़ें हैं जो आप एज के साथ अपनी भी देखते हैं। ऑल्दो आपने रिकवरी के सप्लीमेंट्स कहा था, कुछ एज के साथ भी आप देखते हैं। मैं ये फील कर रहा हूँ जब हम शुरू में एग्रेसिव ज़रा होते थे, हम में एनर्जी होती थी, अब नहीं रहती। तो अब ये जो है मैं ट्राई कर रहा था पीछे, ये कोई पता नहीं आपके सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो आपके क्रिएटिन वगैरह, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एनहांसर हैं, जिनसेंग, ये मैं लेके देख रहा था। मेरा ख्याल है जो बूढ़े हम हो रहे हैं आम रेसलर शायद इनको देखें, क्योंकि हमें वो उसकी भी ज़रूरत है अपनी, ओवरऑल हमारी रिकवरी भी स्लो हो जाती है और एक्सरसाइज की एनर्जी भी बड़ी लो हो जाती है। तो ऐसे सप्लीमेंट भी मेरा ख्याल है आम रेसलर्स को फ़ायदा देंगे, क्योंकि हमारी स्पोर्ट बड़ी अग्रेसिव है और तेज़ है, फास्ट पेस्ड है, स्लो नहीं है, और इस एज वालों के लिए वो ज़रूरी है। और मेरा नहीं ख्याल यंग को चाहिए, उनका पहले ही नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इतना होता है, तो ये वाले मेरा ख्याल है बहुत मिनिमल। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा बहुत मिनिमल ये चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मैं लोगों को कहता होता हूँ काफ़ी कि वो ज़रूर करें, वो नेचुरल खाने में है कि आप यखनी ट्राई करें, क्योंकि कोलेजन इज़ बेसिकली यखनी से की चीज़ ही, तो आप वो ज़रूर पिएँ अगर आप एज एन आर्म रेसलर हैं, शुरू से ही पिएँ ताकि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहें। तो जॉइंट्स के इन जनरल जॉइंट्स की हेल्थ की जो भी चीज़ आपको मिलती है उसे ट्राई करें, क्योंकि हमारे लिए मैंने कहा ये 3 चीज़ें सोना है, तो इट्स वर्थ ट्राइंग के कोई भी चीज़ इन पे काम कर जाए। जॉइंट और टेंडन की आप जो चीज़ देखते हैं, कोई भी फैड आ रहा है मार्केट में, उसे ट्राई करके देखें अगर आप पे वो काम करती है, क्योंकि वर्थ है इन द एंड, क्योंकि हमने इनको प्रोटेक्ट करना है, और इन्होंने अगर इनको आपने प्रोटेक्ट ना किया आपको आर्थराइटिस होगा। हम सारे आम रेसलर्स को होता है, मेरे हुआ है, कोई भी जो कुछ अर्से से स्पोर्ट्स में है उसको पता चलेगा उसको है। तो इस एक जनरल मैसेज मेरा ये होगा, अपने इन जॉइंट्स के लिए
जो सप्लीमेंट आपको नेट पे लाखों मिल जाएंगे, किताबें पकड़ लें, कोई आर्म रेसलिंग की, कोई ये पॉडकास्ट देख लें जो लोग 10 बोल रहे हैं आजकल, जो वो कहते हैं उठाएं, ट्राई करें, देखें आपको क्या फ़ायदा होता है। हर बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है, ये भी याद रखें। तो सिर्फ मेरी बात ना सुने, थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ा लें मामले में और फिर एक्सपेरिमेंट करें। Okay, that's it. Thank you, Ali bhai. It was a very fruitful session. Keep supporting. Allah Hafiz.